हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है? प्लीज बताइएगा। गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से शानदार ट्रेनिंग सेशन शुरुआत में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या मेरी आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है? क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से, लगातार 2 दिन एमएलएम का सत्संग सेशन नहीं हो पाया। पर्सनल कारण हैं, कुछ पर्सनल रीजंस रहे, जिसमें परसों की अगर मैं बात करूं तो परसों थोड़ा सा कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा सा हमारी फैमिली के ऊपर भी पड़ गया है, तो उसकी वजह से परसों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। फिर रात में आंधी आई, परसों रात को बहुत तेज यहाँ पर हवाएं चली और पूरा आंधी तूफान होने की वजह से पूरा जो ब्रॉडकास्ट का जो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया है इंटरनेट का, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार जाती है चली जाती है। तो कल इन्वर्टर की भी पूरी बैटरी जो है ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से आज सुबह का सेशन भी टालना पड़ गया। बट डोंट वरी दोस्तों, कल सुबह का एमएलएम का सत्संग का सेशन जो है वो शेड्यूल कर दिया गया है और कल सुबह एज इट इज सेम टाइम पर एमएलएम का सत्संग सेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा जो 2 दिन आपका कीमती समय वेस्ट हुआ। खैर, अब बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर आते हैं। कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया, कैसा रहा कल का सेशन दोस्तों, प्लीज़ बताइएगा। कल का सेशन कैसा लगा दोस्तों? अच्छा था? मुझे बताइएगा। चलिए, सेशन तो अच्छा था, समझ में आ रहा है। आज सुबह उठ के कितने लोगों ने प्रेयर करी, प्लीज मुझे बताइएगा। आज सुबह उठ के, सुबह उठते ही ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ईमानदारी इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो है क्वालिटी है जो चाहिए। तो ईमानदारी से बताइएगा, आज सुबह उठ के कितने लोगों ने प्रेयर करी थी? क्या बात है, महेश प्रसाद सर ने करी है, क्या बात सर, बहुत बढ़िया। प्रशांत बर्मन सर ने भी करी है, शहबाज हसन सर ने भी करी है, क्या बात। एसपी मालव सर ने भी करी है, और किस किस ने करी है? दीपक सोनार सर भूल गए, कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिएगा। शहबाज हसन सर ने भी प्रेयर की थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कन्हैया लाल सर ने भी करी थी और टी उर्वशा जी ने भी करी थी। दौलत मोहंता सर ने नहीं करी। शुरू करिएगा सर, कल सुबह मॉर्निंग से जरूर शुरू करिएगा। और कैलाश महामने सर ने लिखा है कि सर रात को की थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। मॉर्निंग में कीजिए, रात में कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तब रिपीट कीजिए, ठीक है। पूना मलिक सर ने किया था। और चलिए, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस यहाँ से लगातार बताई जाती रहती हैं और जैसे जैसे ये सेशंस रिपीट होंगे, जैसे अभी ये पहला फर्स्ट टाइम ये जो है सेशन चल रहा है, ये हर महीने रिपीट होगा। तो आप जितनी जल्दी इस सेशन से चीज़ों को सीख लेंगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो अगले महीने क्या होगा, जैसे इस महीने आप लोगों ने सीखा और इम्प्लीमेंट किया इस महीने, तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, जब आप दूसरी बार यही सेशन सेम अटेंड कर रहे होंगे, तो आप चेक कर पाएंगे कि कहाँ कितनी कमी रह गई, कितना बताया गया था और कितना हम इसको कैच कर पाए। ये आपको तब पता चलेगा जब आप आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, है ना। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिट ऑन चेयर वाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो भी हमारे रेगुलर हैं सीईपी के अंदर में और बाकी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में, सभी लोग जानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट नियम है जो हम सभी लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि हमने अपना पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करेंगे, जो ज़रूरी फीलिंग आनी चाहिए, जो फील आना चाहिए ज़रूरी, वो ज़रूरी फील नहीं आ पाएगा। और अगर ज़रूरी फील आने में दिक्कत होगी तो सारी बातें कैच नहीं कर पाएंगे, है ना।
कल हमने बात करी थी कि किस्मत किसे कहते हैं। किस्मत कहते हैं मिलन स्थान होता है दो चीजों का, एक होता है गुजरते हुए मौके और दूसरा होता है आपकी मानसिक सतर्कता। तो मानसिक रूप से सतर्क अगर नहीं रहेंगे तो मौके गुजर जाएंगे सामने से और हमें पता नहीं चलेगा और हमारी किस्मत कभी बदल नहीं पाएगी, है ना। आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले और आपकी किस्मत में एकदम से यू टर्न आए और चमत्कार हो आपके लाइफ के अंदर, तो मेंटली अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंटली अलर्ट रहने के लिए पॉइंट नंबर 1 है सिट ऑन चेयर व्हाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोई भी व्यक्ति लेट कर, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चाय कॉफी पीते हुए इस सेशन को अटेंड नहीं करेगा, ये बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। डू नॉट अटेंड एनी फोन कॉल्स ड्यूरिंग दिस सेशन। इस सेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी फोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपने हेडफोन्स का इस्तेमाल करना है। जितने भी लोगों ने हेडफोन नहीं लगा रखा है, देखिए दोस्तों 150, 200, 300, 400 रुपए में बहुत ही कम रेट में ईयरफोन मिल जाते हैं। आपके आसपास आपको मिल जाएंगे ईयरफोन, वो आप ईयरफोन खरीदिए और ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सेशन अटेंड कर रहे हैं, ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। सिर्फ यही नहीं, आप अपनी कंपनी के भी आपके अप्लायंस भी बहुत सारी मीटिंग्स लेते होंगे, बहुत सारे सेशंस लेते होंगे, उनको भी आप ईयरफोन लगा अटेंड कीजिए ताकि आप मैक्सिमम कैच कर पाए। आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हेडफोन्स लगे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम घर में होते हैं तो हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी साउंड होती है, बहुत सारी ऐसी वॉइसेस होती हैं, बहुत सारी नॉइसेस होती हैं जो कि हमारा ध्यान भटकाने का काम करती हैं, ठीक है। पीछे से किसी ने, मम्मी ने आवाज लगा दी, वाइफ ने आवाज लगा दी, अजी खाना खा लो, अजी पानी पी लो, अरे ये कर लो, वो कर लो, और यहाँ पर जो जरूरी बात बताई जा रही थी जिससे कि आपका जीवन बदल सकता था, वो बात एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और वो बात आपसे छूट गई वो बात। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है, अगर आपको अपने जीवन में वहां पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे, है ना। वो बहरे मेंढक वाली कहानी सुनी होगी ना आपने, तो वही वाला नियम है यहाँ पर। उसके बाद चौथा पॉइंट है टेक अ डायरी विद अ पेन विद यू टू राइट डाउन ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं, आपने कुछ भी मिस नहीं करना है, सारी चीजें आपने पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम लोगों ने ख्याल रखना है। आते हैं आज के सेशन पे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है शुरुआत, जो कि एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है फॉर फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। ये एक्चुअल में पूरा जो सेशन ध्यान में रखा गया है, ये जो पूरा सेशन डिजाइन किया गया है, इसको एक्चुअल में इस तरीके से इतना इजी बनाने की कोशिश करी गई है ताकि कोई बिगिनर लेवल का व्यक्ति है जिसने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो भी इस सेशन को आसानी से समझ सके और अपने बिजनेस में, अपने डेली वर्किंग में उन बातों को इम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए इसको बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रखा गया है। दैट्स व्हाई हम इसको फॉर बिगिनर्स बोल रहे हैं। लेकिन फॉर बिगिनर्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये बड़े लीडर्स जो हैं उनके लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है ये, क्योंकि बेसिक्स हमने कभी भी नहीं छोड़ने हैं। तो आपका बिजनेस के अंदर आप किसी भी लेवल के ऊपर है, ये जो सेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आते हैं दोस्तों, हमने कल सोच के ऊपर बात करी थी। कल का जो सेशन हमारा शुरू हुआ था वो किस टॉपिक से हुआ था, सोच से, है ना। सोच से हमारा सेशन जो है शुरुआत हुआ था। हमने बात करी थी कि भाई 4 चीजें हैं जो टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। सोच सही करने के ऊपर हम बात करेंगे, समझ विकसित करने के ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम सामग्री के ऊपर बात करेंगे, देन हम सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में किस तरीके से काम करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप के अंदर सीक्वेंस किस तरीके से हमको सही फॉलो करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोच के टॉपिक के अंदर कल हमने प्रेयर को कवर किया था, ठीक है। तो सोच को सही करने के जो 4 बेहतरीन तरीके हैं उनमें से हमने कल प्रेयर को कवर किया था। और आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे किस चीज से, संगत से, ठीक है। आज के सेशन की शुरुआत होने वाली है संगत से। अपनी सोच को सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, और दूसरा आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है संगत। आपको, हर किसी इंसान को अपनी संगत सही करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। संगत के बारे में बात करते हैं। संगत का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। संगत यानी कि एसोसिएशन। आप कैसे लोगों के साथ
रहते हैं, आपका वक्त कैसे लोगों के साथ में निकलता है, किन कामों को करने में आपका वक्त निकलता है, 24 घंटा आपका जुड़ाव किस तरह के लोगों से है, किस तरह की एक्टिविटीज से है, उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है, संगत की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, देखिए एक स्टेटमेंट है, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कोई ऐसा ही बोला, खाली बोल दिया, खाली हवाबाजी वाला डायलॉग नहीं है ये एक्चुअल में प्रूव्ड हो चुकी बात है। ये प्रूव हो चुकी बात है कि जिस इंसान की जैसी संगत रहती है उसकी वैसी ही रंगत होती है। वो जैसे लोगों के बीच में रहता है वो वैसा ही होता चला जाता है। ठीक है, एक सीधे साधे इंसान, एक सीधा साधा जो इंसान है, एक सीधे साधे इंसान को आप 4-5 शराबियों के बीच में छोड़ दो तो आप देखोगे कुछ समय के बाद में वो सीधे साधा इंसान भी शराब पीना शुरू कर देगा। क्यों? संगत का असर पड़ गया। एक इंसान जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप उस इंसान को 4-5 अंग्रेजों के बीच में छोड़ दो 3-4 महीने के लिए, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ महीने के लिए उसको अंग्रेजों के बीच में छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख जाएगा और ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश सीखेगा जैसे कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आती। किस चीज का असर पड़ा? संगत का असर पड़ गया, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जैसी संगत वैसी संगत। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम की बात करी गई है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आपकी पर्सनैलिटी उन 5 लोगों का एवरेज बन जाती है जिनके साथ आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों से हम दिन भर में मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा काफी वक्त गुजर रहा होता है। ठीक है, और जिन लोगों के साथ, ऐसे टॉप 5 लोग जिनके साथ आपका मैक्सिमम समय गुजर रहा है, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत उन 5 लोगों का एवरेज बन जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी बन सकता है। जब आपको पता चल गया कि मैं जिन 5 लोगों की संगत में रहूंगा, सबसे ज्यादा समय बिताऊंगा जिन 5 लोगों के साथ में, वो 5 लोगों का एवरेज मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो क्यों ना फिर हम सफल लोगों का साथ पकड़ें, क्यों ना हम अपना मैक्सिमम समय ऐसे लोगों के साथ में बिताएं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जिनका मैक्सिमम समय उन लोगों के साथ में बीतता है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेसफुल हैं, वो लोग भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता के पायदान चढ़ना शुरू कर देते हैं और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। क्यों? किस चीज का असर पड़ा? संगत का। इसीलिए बोला जाता है जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। संगत का असर दोस्तों एक्चुअली सिर्फ आपके बिजनेस पे नहीं पड़ता, संगत का असर आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, हर पहलू पर। आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है, आपके भावनात्मक डिसीजंस के ऊपर पड़ता है, आपके निर्णय ले पाने की जो क्षमता है उस पर पड़ता है, आपके गुस्से पर, आपकी आदतों पर, आपकी अच्छी बुरी जितनी भी हैबिट्स हैं उन पर संगत का असर पड़ता है। आपके बिजनेस के अंदर तो पड़ता ही पड़ता है, आपके जीवन के हर एक पहलू पर संगत का असर पड़ता है। यानी कि संगत को सुधार के आप अपने जीवन के हर एक पहलू को, कोई भी पहलू हो आपके जीवन का, आप उसे ठीक कर सकते हैं। समझ में आ गया? संगत में बड़ी ताकत होती है, संगत में बड़ी ताकत होती है। इसीलिए तो सत्संग 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 इतने क्यों चल रहे हैं, तरह तरह के सत्संग चलते हैं ना। एक हमारा भी सत्संग चलता है। क्या है उसका पर्पस, क्या है उसका मकसद? क्या है उसका मकसद? यह है कि आपका जो बिजनेस वाला जो आपका जीवन है उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लगातार लाते रहना और इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल पर्सन आपको बना देना कि कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस से रिलेटेड आपको परेशान ना कर पाए। ठीक है ना। संगत का असर दोस्तों आपके जीवन के हर पहलू के ऊपर पड़ता है। संगत 2 तरह की होती है, आप ध्यान देना यहाँ पर से, इसको बहुत अच्छे से समझना। संगत एक्चुअली 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है, और दूसरी होती है वर्चुअल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन एंड वर्चुअल एसोसिएशन। हमने एक लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर एक हमारी वीडियो पहले पब्लिश हुई थी, लगभग 2 साल पहले। उसके अंदर भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था
कि भाई संगत दो तरह की होती है, एक होता है फिजिकल एसोसिएशन एंड दूसरा होता है वर्चुअल एसोसिएशन। चलिए अब संगत को ठीक कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो फिजिकल एसोसिएशन है उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है ना। जो आप शारीरिक रूप से जो आपकी जो संगतें हैं वो उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके ऊपर जरा 2-4 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। आप सभी लोगों ने ये जो पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं ना, इसे इम्प्लीमेंट करना है। खाली सुन के और फिर उसके बाद चादर तान के सो गए, सुन लिया, एक बार सुन लिया उसके बाद सो गए, उसके डायरी में नोट नहीं किया, कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, उससे काम नहीं चलने वाला है। एक एक पॉइंट जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो चीजें सबकी सब साबित हो रखी हैं, इसीलिए वो पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हवा में कोई भी बात यहाँ पर करी नहीं जाती। खाली आपको एक मोटिवेशनल पेप टॉक देना, आपको मोटिवेशनली थोड़ी देर के लिए आपके अंदर एनर्जी भर देना, ये इस सेशन का पर्पस नहीं है। इस सेशन का पर्पस है कि आपको एजुकेशन के उस स्तर पे पहुंचा देना जहां पर आपको फिर बाद में किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। आपको उस लेवल तक उठा देना, आपको उस लेवल पे पहुंचा देना। लेकिन उस लेवल पे आपको पहुंचाने के लिए सिर्फ अकेले यहां से हमारे इंस्ट्रक्शन देते रहने से कुछ नहीं होगा। असल फर्क पड़ेगा कि आप इंप्लीमेंट कितना बेहतर तरीके से करते हैं। बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना, बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिजिकल एसोसिएशन को ठीक कैसे करना है, इसके यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें आप सभी लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है फिजिकल एसोसिएशन का? चूज राइट फ्रेंड्स। क्या है? चूज राइट फ्रेंड्स। एक होता है अच्छा दोस्त और एक होता है सही दोस्त। दो चीजें हैं, एक होता है आपका बेस्ट फ्रेंड या गुड फ्रेंड और दूसरा होता है आपका राइट फ्रेंड। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपने राइट फ्रेंड्स के साथ में आपका टाइम बीतना चाहिए। गुड फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड वो सेकेंडरी चले गए। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो हो सकता है कि आपका जो गुड फ्रेंड हो या जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जीवन के अंदर उसके लक्ष्य अलग हो, जीवन के प्रति उसका नजरिया अलग हो, ठीक है ना। तो अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में या गुड फ्रेंड के साथ में ही समय स्पेंड करते रहेंगे तो उसके नजरिए का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना तय है, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आपको अपना फिजिकल एसोसिएशन सही करना है तो सबसे पहला पॉइंट है चूज राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सही दोस्तों का चुनाव करना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर में सक्सेस होने के लिए। यानी कि सही दोस्त कौन से दोस्त होते हैं? सही दोस्त वो होंगे जिनकी सोच उसी दिशा में जा रही होगी जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं। यानी कि या तो वो डायमंड बन चुके होंगे या डायमंड बनने के रास्ते पे तेजी से अग्रसर होंगे, वही आपके सही दोस्त हैं आज की डेट में। और ऐसे ही लोगों के बीच में आपने रहना है। आपका जो मैक्सिमम एसोसिएशन है ऐसे ही लोगों के साथ में होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चूज राइट फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, spend 80% time of your day-to-day life with only those people who have goals same to you। आपने अपनी डे टू डे लाइफ का 80% समय उन लोगों के साथ ही स्पेंड करना है जिनके लक्ष्य भी वैसे ही हैं जैसे आपके हैं। यह बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कई लोगों को यह बात डाइजेस्ट नहीं होती, कई लोगों को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। बोलते सर मेरे तो इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल है, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं अपने फ्रेंड सर्किल में बात करना मिलना बंद कर दूं क्या? हाँ सर, 3 साल के लिए कर दो, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। बिल्कुल, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जानबूझ के वो नहीं करोगे जो करना चाहिए तो आप अनजाने में वो करने लग जाओगे जो आपको नहीं करना चाहिए। नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें हमको अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हमको अच्छी नहीं लगती हैं।
लेकिन सफलता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। सफलता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सफलता सिर्फ आपसे एक चीज पूछती है कि जो करना जरूरी है, क्या वो किया या नहीं किया। बस किया तो सफल, नहीं किया तो असफल। So spend 80% of your day-to-day life with only those people who have goals same to you. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल एसोसिएशन सही करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कंप्लीटली एलिमिनेट। आपने कंप्लीटली पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जो कि डिप्रेसिंग और नेगेटिव बातें करते हैं। डिप्रेसिंग एंड नेगेटिव पीपल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे वो खुद तो नेगेटिव है ही है, वो आपको भी नेगेटिव करेंगे। वो खुद तो डिप्रेस्ड है ही है, वो आपको भी डिप्रेस्ड करेंगे। अभी कुछ लोग जो है इतना ज्यादा कोरोना के अंदर में डर गए हैं, उनका कुछ लोगों की बातें आ रही है अभी निकल के, अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं है, हम कभी भी ऊपर को जा सकते हैं। वो खुद भी डिप्रेशन में चले गए और अपनी बातों से वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डालने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आपने कंप्लीटली एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से। यानी कि कंप्लीटली एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे लोगों से अपने संबंध तोड़ लेने हैं, कि अगर हमारे फादर ऐसी बात कर रहे हैं तो हम अपने फादर से ही संबंध तोड़ ले। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई ऐसा कर रहा है तो मैं अपने भाई से ही संबंध तोड़ लूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि आपने अपना टाइम नहीं देना उनको, आपने अपना टाइम नहीं देना उनको बिल्कुल भी। टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। अगले कुछ समय तक, जब तक आप इस बिजनेस के अंदर ऊंचाई पे, टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आपने टाइम नहीं देना। अगर आप वहां अपना टाइम लगाओगे जहां आपको अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो आप वहां अपना टाइम नहीं लगा पाओगे जहां आपको एक्चुअली अपना टाइम लगाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। अगर वैसे विचार आप जानबूझ के अपने दिमाग में नहीं भर रहे होगे जैसे विचार आपको अपने दिमाग में भरने चाहिए, तो लोग ऐसे विचार आपके दिमाग में भरना शुरू कर देंगे जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगला पॉइंट, एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? एलिमिनेट करने का तरीका यह है सर कि ट्रीट देम लाइक दे आर नॉट अराउंड यू। यह है तरीका। उन्हें ट्रीट आपने ऐसा करना है जैसे कि वो आपके आसपास है ही नहीं। अगर उनकी कोई बात आपके कान में पड़ भी जाती है तो आपने ऐसे रिएक्ट करना है कि जो आपने ठीक ठीक सुना वो आपने सुना ही नहीं। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर ऐसे लोगों की कोई नेगेटिव बात, कोई डिप्रेसिंग बात आपके कान में पड़ भी जाती है, तब भी आपने ऐसे रिएक्ट करना है कि जो आपने ठीक ठीक सुना वो आपने सुना ही नहीं। तो जो आपने सुना ही नहीं, उस चीज का आपके ऊपर असर पड़ भी नहीं सकता। ठीक है? ट्रीट देम लाइक दे आर नॉट अराउंड यू। उन्हें इस तरीके से ट्रीट कीजिए। कुछ समय के बाद जब उन्हें इस तरह का एहसास होने लग जाएगा कि आप उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। उन्हें आज समझ में नहीं आएगा कि आप उन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद आप ये चीज उनको बता सकते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाने के बाद आप उनको भी सही ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन इस समय क्या होगा? इस समय आपके साथ उल्टा हो जाएगा। आप उन्हें अगर सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करोगे तो वो तो इधर को आएंगे नहीं, वो अपनी जमात में आपको खींच लेंगे, आपको अपने रंग में रंग लेंगे वो। तो इसीलिए मेक श्योर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने फिजिकल एसोसिएशन कैसे सही करनी है? स्पेयर टाइम फॉर सेल्फ टॉक एंड सेल्फ चेक।
कभी अपने से भी बात कर लिया करो यारों, कभी अपने से भी बात कर लिया करो। हमको सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है, हमको सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है। हमको सही ट्रैक पे कौन ला सकता है? हम। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हम। और हम ही से बात नहीं कर रहे होते, और हम ही से नाराज बैठे होते हैं। हम ही से कुछ ना कुछ गलत बोल रहे होते हैं। सेल्फ टॉक अपने आप को कुछ देर के लिए एकांत में जरूर रखिए, भले ही 10 मिनट 15 मिनट के लिए पर डे अपने आप को एकांत में जरूर करिए, और उस एकांत में आप अपने आप से बात कीजिए, अपने लक्ष्यों को याद कीजिए। आपने क्यों शुरुआत किया था, आपने शुरू क्यों किया था ये काम, उसके बारे में सोचिए। आप इस बिजनेस में कितना प्रगति कर चुके हैं, कितना आगे आ चुके हैं, कितना आप आगे बढ़ चुके हैं, कितना बचा हुआ है, इसके बारे में मनन मंथन कीजिए। आप देखिए कि किस तरह की क्वालिटी ट्रेनिंग आपको मिल रही है, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है, उसके बारे में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने लिए समय जरूर निकालिए, सेल्फ टॉक जरूर कीजिए और सेल्फ चेक जरूर कीजिए। ठीक है, आपकी गलतियों को ईमानदारी से अगर आपको कोई बता सकता है तो वो आप खुद ही हैं। दूसरों में गलतियां तो हम सभी निकाल लेते हैं ना, लेकिन महान इंसान वो है जो अपनी गलतियां खुद छांट छांट के निकाल सके। ठीक है, तो आपने स्पेयर करना है अपने लिए टाइम थोड़ा सा, अपने सेल्फ टॉक और सेल्फ चेक के लिए 10 से 15 मिनट पर डे ये आपने निकालने ही निकालने हैं। अभी मैंने बोल दिया यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी ले सकता हूं कि जितने भी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा। उनकी सोच सही होगी ही होगी, और सोच सही करना फॉलोअप का सबसे पहला स्टेप है। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। इस बात के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप कितना भी रट्टाफिकेशन कर लो, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे ट्रेनर्स मिलेंगे मार्केट में जो आपको एक एक क्वेश्चन का एकदम सधा हुआ जवाब दे सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे कड़क जवाब मिल सकते हैं हर एक सवालों के कि वो कड़क जवाब सामने वाले को सन्न करने के लिए काफी हैं। हम खुद MLM का सत्संग के अंदर कई बार बिल्कुल एकदम एग्रेसिव होके इस तरीके से रिप्लाई करते हैं कि आपके मन में आता होगा कि हाँ यार, इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा तो 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन असली गेम सोच का है। हम इतने कॉन्फिडेंस से चीजों को इसीलिए रख पाते हैं क्योंकि हमने सोच के ऊपर काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है सोच के ऊपर। मैं आज भी 1.5-2 घंटा अपने आप से बात करता हूँ, सेल्फ टॉक करता हूँ, सेल्फ चेक करता हूँ, अपने आप को लगातार चेक करता रहता हूँ। लगातार बेहतर कैसे होगा इसके ऊपर मैं सोचता रहता हूँ। कई लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है यार ये पागल तो नहीं है, ये अपने आप में बड़बड़ाता है, ये पागल तो नहीं है। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा होता हूँ। मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा होता हूँ जो मुझे कभी भी गलत गाइड नहीं कर सकता, और वो मैं खुद ही हूँ। इसलिए सेल्फ टॉक, सेल्फ चेक ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपकी फिजिकल एसोसिएशन को सही करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, चूज राइट फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम डे टू डे लाइफ with only those people who have same goals like you. Completely eliminate depressing and negative people from your life. कर दो eliminate। हो सकता है वो आपका बहुत खास हो, लेकिन कुछ समय के लिए उसको टाइम देना बंद कर दो। हो सकता है वो आपका बहुत अजीज हो, लेकिन कुछ समय के लिए उसको टाइम देना बंद कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपने करियर के अंदर सक्सेस हो गए तो आपका तो फायदा होगा ही होगा, उस व्यक्ति का भी फायदा होगा। इसलिए कंप्लीटली एलिमिनेट करिए कुछ टाइम के लिए। ट्रीट देम लाइक दे आर नॉट अराउंड यू। उन्हें इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि जैसे वो आपके आसपास है ही नहीं। उनकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। बहुत जरूरी है ये। आपके एसोसिएशन को,
आपके आपके दिमाग में कचरा ना भर पाए कोई इंसान, आपको आपके दिमाग में नेगेटिविटी का कोई भी वायरस ना डाल पाए कोई भी इंसान, उसके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली, स्पेयर टाइम फॉर सेल्फ टॉक एंड सेल्फ चेक। तो इस तरीके से आपका जो है फिजिकल एसोसिएशन सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद है वर्चुअल एसोसिएशन, कि वर्चुअल एसोसिएशन को कैसे सही करें। वर्चुअल एसोसिएशन मतलब हम कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, हम कौन सी वीडियोस देखते हैं, हम कौन सी ऑडियोज देखते हैं, सुनते हैं, ये सारी चीजें, इसे कहा जाता है कि आप वर्चुअल एसोसिएशन कहा जाता है इसको, कि आप वर्चुअली किन चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर कैसा आएगा, रीड रिकमेंडेड बुक्स। ठीक है, मार्केट के अंदर हजारों बुकें हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की भी बात कर लें तो मार्केट में हजारों बुकें मिलेंगी। हर दूसरा तीसरा बंदा आज की डेट में इंडिया के अंदर अपनी बुक प्रिंट करवा देता है कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग का जानकार हूं, ये लो मेरी बुक। ठीक है, लेकिन पिछले 20-25 कई सालों में जब से इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गठन हुआ है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो हुई है इंडिया के अंदर में, जितने भी करोड़पति निकले हैं उन लोगों ने जो बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी लोगों ने बिल्कुल स्ट्रांगली बड़े बड़े नेटवर्क, लाखों लोगों के नेटवर्क बनाए हैं, उन लोगों ने जो बुक्स पढ़ी हैं और जिस सीक्वेंस में पढ़ी हैं, अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे, सही डुप्लीकेशन सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। कई बार क्या हो रहा होता है, हमारा अपलाइन कोई और ही किताब पढ़ रहा है, हम कोई और ही किताब पढ़ रहे हैं, हमारी टीम के लोग कुछ और ही किताब पढ़ रहे हैं। जिस किताब का टाइटल हमें थोड़ा सा सेंसेशनल लगता है, हम वो किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर उधर का आपने फालतू अपने दिमाग के अंदर नहीं भरना है, सिर्फ वही बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़नी है, जरूर पढ़नी है। कुछ लोग तो बुक ही नहीं पढ़ रहे होते, तो वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास कैटेगरी के लोग हैं जो बुक पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अव्वल दर्जे के लोग कौन है, जो सिर्फ वही बुक्स पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जो बुक्स पढ़ने के लिए बताई गई हैं, और जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताई गई हैं वो उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें हमने आपको न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन के अंदर बार बार बताई हैं। अगली बार जब अगले फ्राइडे को होगा तब भी बताएंगे। हम ये चीज बार बार रिपीटेड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इस चीज का आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए वो चीजें बार बार बताई जा रही हैं कि एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ में आ जाए, दूसरी बार में समझ में नहीं आया तो तीसरी बार में समझ में आ जाए। अगर तुम्हें 100 बार में भी समझ में नहीं आएगा तो दिनेश जोशी 101वीं बार बताएगा, और वही बताएगा। चाहे तो 1 साल के बाद आप आना, इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना, यही बात रिपीट करी जा रही होगी, क्योंकि सफलता के सिद्धांत हैं ये, और सफलता के सिद्धांतों को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उनमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है चेंज करने की, वो जैसे हैं उन्हें एज इट इज ही फॉलो करना है। तो रीड रिकमेंडेड बुक्स, आपकी वर्चुअल एसोसिएशन सही होगी। पॉइंट नंबर 1, आपने रिकमेंडेड बुक्स ही पढ़नी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वॉच रिकमेंडेड वीडियोस। अब वीडियोस भी इतनी सारी हैं, लाखों करोड़ों वीडियोस हैं। बुक्स तो चलो हजारों हैं, लेकिन वीडियोस तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। आए दिन हर रोज हजारों नई वीडियोस पब्लिश हो जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने ओनली रिकमेंडेड वीडियोस वही देखनी है, क्योंकि समय कीमती है। यूट्यूब के अंदर क्या होता है, यूट्यूब के अंदर हम कोई एक वीडियो देखने के लिए जाते हैं और उस वीडियो के नीचे हम उस एक वीडियो को देख रहे होते हैं तो नीचे रिकमेंडेशन में 20 वीडियोस और दिखाई देती हैं। हम क्या करते हैं, उस लूप होल में फंस जाते हैं, उस लूप के अंदर फंस जाते हैं। फिर एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए गए थे, 2 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है, और हम इधर उधर का सब कुछ भर लेते हैं अपने दिमाग में, जो शायद जरूरी था भी नहीं। हमारी इस समय की तत्कालीन सफलता के लिए जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ वही गेन करो, इधर उधर का मत भरो। कि अरबपति बनने के बाद मैं क्या करूंगा, ये मत पढ़ो अभी कि अरबपति बनने के बाद मैं क्या करूंगा, ये मत पढ़ो अभी। अभी ये पढ़ो, अभी शुरुआत में ये पढ़ो कि मैं जिस लेवल पे हूं, इस लेवल से अगले लेवल पे कैसे जाऊंगा, है ना। अगर आपको रात में घनघोर अंधेरा है
घनघोर अंधेरा है रात में और आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप एक टॉर्च की मदद से भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उस घनघोर अंधेरे में। ठीक है, उसके लिए आपको 5 किलोमीटर तक उजाला करने वाली लाइट की जरूरत नहीं है कि 5 किलोमीटर तक उजाला करने वाली लाइट होगी मेरे पास में तभी जाऊंगा सर। ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। एक टॉर्च से भी जा सकते हैं। टॉर्च आप जलाएंगे, टॉर्च से आगे आपको 15-20 मीटर दिखाई देगा, फिर आप 15-20 मीटर आगे जाएंगे, वो टॉर्च से आपको और आगे 15-20 मीटर दिखाई देगा, फिर आप और आगे जब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वो लाइट आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करके आप 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितना आप चाहें कवर कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में ही अपने आप को पूरा भरने की जरूरत नहीं है, उतना भरिए जितना जरूरी है, वरना आप फट जाएंगे। समझ में आ गया? वॉच ओनली रिकमेंडेड वीडियोस। पॉइंट नंबर 3, लिसन रिकमेंडेड ऑडियोज। अब ऑडियोज में भी बहुत सारी ऑडियोज हैं, ये भी रिकमेंडेड ही आपने सुननी है। आप समझ रहे हैं? अति ज्ञान बिल्कुल भी नहीं भरना अपने दिमाग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो आपको एकदम शार्प होना जरूरी है, आपको एकदम क्रिस्प होना जरूरी है। आपको आपके धंधे का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस बिजनेस के अंदर में हैं, आपको इस बिजनेस के अंदर में आप कहां पर हो, ये आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, और अगले लेवल को क्रैक करने के लिए मुझे क्या चीज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है यहां पर। तो वॉच रिकमेंडेड बुक्स, रीड रिकमेंडेड बुक्स, वॉच रिकमेंडेड वीडियोज एंड लिसन रिकमेंडेड ऑडियोज। इससे आपकी वर्चुअल एसोसिएशन सही होगी। और उसके बाद क्या करना है? लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेसफुल पर्संस ऑफ योर इंडस्ट्री। क्या करना है आपने सीखना है जो आपकी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल पर्संस हैं, उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपने सीखना है। वो आपको बताएंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे सामने जब ये समस्या आई तो मैंने इसे कैसे ठीक किया, मैंने इस समस्या को कैसे हैंडल किया, ये आपको बताएंगे वो। तो जब आपके करियर में वो समस्या आपके सामने आएगी तो वो आप उसे हैंडल कर जाएंगे। लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेसफुल पर्संस ऑफ योर इंडस्ट्री, उससे लर्न करें। महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी डायमंड नहीं थे। तो दो लोगों की आपके सामने कहानी आ सकती है। एक आ सकती है महात्मा गांधी जी की कहानी भी आपके सामने आ सकती है, और आपकी कंपनी के जो डायमंड लेवल के लीडर हैं उनकी भी कहानी आपके सामने आ सकती है। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी कंपनी के जो डायमंड है उनकी कहानी को घोट के पी जाओ। महात्मा गांधी जी के बारे में 3 साल के बाद पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? उनके बारे में 3 साल के बाद पढ़ लेंगे। उनकी पर्सनैलिटी से जितना जरूरी है, जो भी जरूरी उनकी पर्सनैलिटी से कैच करना है, वो आपको ट्रेनिंग सेशंस के अंदर मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपको महात्मा गांधी जी को कैच करने की जरूरत नहीं है इस समय। ऐसे ही कोई भी अदर ग्रेट पर्सनालिटी है। समझ में आ रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह रहे कि उनके बारे में पढ़ो मत, या उनके बारे में सीखो मत, या उनके बारे में जानना नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं इस समय कि भाई जितना ज्यादा आपके पास में, जितना बहुत ज्यादा आपके दिमाग में भरा होगा, उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वही उतना ही कैच करना है जितना जरूरी है। लर्न फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेसफुल पर्संस ऑफ योर इंडस्ट्री। तीसरा, ब्रेक ऑल वर्चुअल एसोसिएशंस। हमारी कई सारी वर्चुअल एसोसिएशंस, कई ऐसी जगहों से हम कनेक्टेड होते हैं जहां से जो एसोसिएशंस हमको पॉल्यूट कर रही होती हैं, हमारी सोच को पॉल्यूट कर रही होती है, प्रदूषण फैला रही होती हैं वो एसोसिएशंस। ठीक है ना? कई हमने ऐसे ऊटपटांग से चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं यूट्यूब में, जहां पर सिर्फ फालतू की चीजें ही होती हैं बस। तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, उनसे हटना पड़ेगा, हमको हटना पड़ेगा वहां से। ब्रेक ऑल वर्चुअल एसोसिएशंस विच पॉल्यूट यू एंड किल्स योर प्रीसियस टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रही है, टीवी, उस टीवी के अंदर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब का सब ऐसा वर्चुअल एसोसिएशन है जो आपको पॉल्यूट करेगा,
और जो आपके प्रीसियस टाइम को, आपके बेशकीमती समय को किल कर देगा। तो उस टीवी को उठा के डब्बे में डाल दो 3 साल के लिए। जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते तब तक टीवी नहीं देखने का। ये मेरे कहने का मतलब है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो टीवी की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो पूरा टाइम इंस्टाग्राम में निकलता है सर, इंस्टाग्राम में। तो उस इंस्टाग्राम को भी उड़ा दो, वो भी आपका टाइम किलर है। MX टकाटक भी उड़ा दो, टिकटॉक भी उड़ा दो, सब उड़ा दो। ये सब के सब टाइम किल करने वाले और आपकी सोच को, आपकी थिंकिंग को, आपके माइंड को पॉल्यूट करने वाले एसोसिएशंस हैं। कई लोग पबजी में घुसे रहते हैं तो उस पबजी को उड़ा दो। पबजी तो खैर बैन हो गया, तो उसका एक अक्षय कुमार जी का एक दूसरा वर्जन भी आया था उनका, उसको उड़ा दो। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सीरियस हो सर डायमंड बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए सीरियस हो ना, तो ये सब काम करने पड़ेंगे। तकलीफ होती है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको देखकर सुनकर बड़ी तकलीफ होती है, और जब उनको करने के लिए बोला जाता है तो हमारे हाथ पांव आगे नहीं बढ़ रहे होते, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि यार ये काम करें या नहीं करें। लेकिन अगर आपको डायमंड बनना है, इफ यू आर सीरियस, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे काम आपको ही करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे जितने साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं उतने साल मुझे हो गए टीवी देखे हुए। यानी कि पिछले 11 साल से मैंने टीवी नहीं देखी। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा। हाँ, हो सकता है कभी कभार जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जानबूझकर, मतलब ऐसी जगह पर हम गलती से बैठे रहते हैं जहां पर सामने टीवी चल रही होती है और हम उसे बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी आंख बंद कर सकते हैं। टीवी बंद नहीं कर सकते लेकिन आंख बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं ना। उस कान में ईयरफोन लगा सकते हैं ना। इसीलिए ईयरफोन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसके पास ईयरफोन नहीं है वो सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक ईयरफोन अपने पास में परमानेंटली रखें, और जितने अच्छी क्वालिटी का खरीद सकें उतना बढ़िया, जो कि ड्यूरेबल हो थोड़ा सा। ठीक है। ब्रेक ऑल वर्चुअल एसोसिएशंस विच पॉल्यूट यू एंड किल्स योर प्रेशियस टाइम। जब भी आप ये सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेप्स जब आप करेंगे तो इससे आपका संगत जो है ना सर, वो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। आपकी संगत जो है ना सर बहुत अच्छी हो जाएगी। और संगत हम क्यों अच्छी करने में लगे हैं? संगत हम इसलिए अच्छी करने में लगे हैं क्योंकि संगत अच्छी होगी तभी हमारी सोच सही होगी। और सोच सही क्यों करना है सर? सोच सही सर इसलिए करना है क्योंकि फॉलो अप का जो असली गेम है ना, वो सोच सही शुरू होता है। ये फॉलो अप ट्रेनिंग है, लेकिन फॉलो अप ट्रेनिंग के अंदर इस टॉपिक को किसी भी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी फॉलो अप के ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ये चीजें क्लियर करी जा रही होंगी। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप किसी भी टॉप लेवल के लीडर से पूछोगे कि सर क्या अच्छे फॉलो अप करने के लिए क्या सोच सही होना जरूरी है सर? सारे टॉप लीडर्स आपको एक सुर में बोलेंगे यस। लेकिन फॉलो अप का जो सेशन है ना, फॉलो अप का जो टॉपिक है, फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग का जो टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि सिर्फ मुद्दे की बातें करते भी ये फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग का टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसको एक अलग सा सेशन बना के जो है बताया जाता है लोगों को। लेकिन ये एक्चुअल में फॉलो अप का टॉपिक है कि आपकी सोच सबसे पहले सही होनी चाहिए। जब हम अपनी सोच सही कर लेंगे तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा समझ विकसित करने का। समझ विकसित करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब तक आप समझ विकसित नहीं करेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला चाह क्या रहा है। और जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला चाह क्या रहा है, तब तक आप उस व्यक्ति को सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, आप उसको सही डोज नहीं दे पाएंगे, आप उसको सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फॉलोअप के अंदर यही तो गलतियां कर रहे होते हैं हम। क्वेश्चंस का आंसर रटना कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको ऐसे 50 क्वेश्चंस के ऐसे धुआंधार आंसर दे सकता हूं। 50 क्वेश्चन तो छोड़ो, अगर मेरे सामने 500 भी क्वेश्चन आ जाएं तो मैं उन 500 के 500 सवालों के ऐसे धुआंधार जवाब दे सकता हूं कि सामने वाले को बिल्कुल सन्न कर सकता हूं।
हमारी टीम के, हमारे साथ के लोगों में कंपटीशन लगता था, हमारी टीम के लोगों में कंपटीशन लगता था कि देखते हैं कि आज सामने वाले का मुंह बंद करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते। ज्वाइनिंग तो हम बाद में करते थे, पहले तो ये कंपटीशन चलता था कि आप सामने वाले को चुप करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। और इस कंपटीशन में बहुत बार हम लोगों ने कर करके ऐसी स्किल्स डेवलप करी कि सामने वाला कुछ भी, कितना भी आड़ा टेढ़ा इंसान हो, हम उसके 20 ही साबित होते थे, 20 साबित होते थे। अभी कल का टूल आएगा ना, कल एक टूल, अभी आज तो एक टूल आएगा ही आएगा, अभी इसके तुरंत बाद एक टूल आने वाला है। और जो कल टूल आएगा, कल ऐसा टूल आएगा जिसमें कि अगर सामने वाले ने 20 बार आपको बोला नो, तो 21वीं बार भी आप उसको टैकल कर लेंगे। कल ऐसा टूल आएगा, छोटा सा टूल है, नेटवर्क मार्केटिंग के 20 फायदे, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों करना है इसके बारे में। जब सामने वाला बोलता है कि मैं क्यों नहीं करूंगा, तो हम उसे बताते हैं कि तू क्यों करेगा, तुझे क्यों करना है, ये वो बताते हैं हम उसको ठोक के। तो वो टूल कल आएगा, लेकिन आज जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कैलकुलेशंस पे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये वर्चुअल एसोसिएशन और फिजिकल एसोसिएशन सही करनी है हमको अपनी, आज से ही करना शुरू कर दो, ताकि 1 महीने के बाद जब ये सेशन रिपीट होगा तब आप अपने आप में चेक कर पाओगे कि कितना सुधार हुआ, कितना हम इसको सही कर पाए। ये चेक कर पाओगे 1 महीने के बाद, अगर आज से ही शुरुआत करोगे, इंप्लीमेंट करोगे चीजों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। अब आ गया टूल नंबर 2, ठीक है। कल हम टूल नंबर 1 के ऊपर हमने बात करी थी, जिसमें हमने ABC रूल के बारे में बात करी थी। आज है टूल नंबर 2। हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास तो परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी फिक्स सैलरी आ रही है मुझे, तो मुझे इस बिजनेस की सर जरूरत नहीं है। हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा होता है, हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही होती है कि सर मेरी करंट इनकम से मेरा गुजारा चल जाता है, तो फिर नया पंगा क्यों लूं, मेरी करंट इनकम से तो सर मेरा गुजारा चल जाता है, ठीक है। हमारे सामने सवाल आ रहा होता है कि सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। इनकम बढ़ाना इतना कंपलसरी थोड़ी है सर। क्या आप बोल रहे हो कि 2 इनकम सोर्सेज अपना लो, एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो 2 सोर्सेज ऑफ इनकम का क्या मतलब, क्यों लूं नया पंगा अपने सर के ऊपर। और आदमी कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करूंगा, बोलता है सर सब बढ़िया, सब अच्छा है, रिटायरमेंट के बाद करेंगे सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पहले मैं अच्छे से अपनी जॉब कर लूं, अभी तो जॉब से काम चल ही रहा है। तो इस टाइप की बातें आ रही होती है हमारे सामने, यानी कि सामने वाले को कहीं ना कहीं नीड नहीं आ रही होती, उसको नीड समझ में नहीं आ रही होती, इस बिजनेस को करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है इस बिजनेस को करने की, उसको नीड समझ में नहीं आ रही होती। तो अब हम उस व्यक्ति को नीड समझाएंगे, उसकी नीड निकालेंगे कि भाई नीड निकालना, नीड क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी कि सामने वाले की नीड कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उस व्यक्ति को ये बताएं कि आपको ये बिजनेस करना जरूरी है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नीड कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर आज का जो टूल है वो है नीड कैलकुलेशन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगले 20 साल के लिए हम नीड कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति की हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं जो लगभग 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है आज की डेट में, और लगभग उसका मंथली एक्सपेंस जो है वो 50,000 रुपए है। ऐसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। लेकिन जब आपको रियल में नीड निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, उस समय आप सामने वाले से पूछेंगे कि सर आपका मंथली इनकम क्या है, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, ये आप सामने वाले से पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि 70,000 रुपए लगभग महीना कमा रहा है और जिसमें से 50,000 रुपए उसका मंथली एक्सपेंस है। समझ में आया? उसके आधार पर हम यहाँ पर चीजें करने वाले हैं। तो आपने जो है सबसे पहले क्या निकालना है, आपने उस व्यक्ति से पूछा कि सर आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, सामने वाले ने बोला 50,000 रुपए। तो उसके आधार पे क्या निकल के आता है, 50,000 रुपए अगर मंथली एक्सपेंस है सर आपका, तो आपका एनुअल एक्सपेंस कितना है आपके परिवार का, लगभग 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए है। इसमें हमको इन्फ्लेशन ऐड करना है 4% एनुअली, ठीक है। समझ में आया पहला पॉइंट? हमने सामने वाले से पूछना है सर आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, सामने वाले ने बोला सर 50,000 रुपए। ये मेरे फैमिली का आज की डेट में, मेरा हर महीने जो है फैमिली में, हमारी फैमिली में 50,000 रुपए महीने का खर्च होता ही होता है। बहुत अच्छा सर,
यानी कि एक साल का हो गया 6 लाख। अब एक साल का 6 लाख हो गया, तो जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2021 में अगर 6 लाख रुपए आदमी का खर्च हुआ है परिवार के एक्सपेंसेस पे, तो क्या 2022 में भी 6 लाख ही खर्च होगा? नहीं, 4% बढ़ जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। 4% इन्फ्लेशन एनुअली बढ़ता है, महंगाई 4% होता है, ये बढ़ता ही बढ़ता है। जितने भी लोग LIC वाले जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो भी महंगाई जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसी कैलकुलेशन पे कर रहे होते हैं। जब वो जो है एक इंसान की जो लाइफ की वैल्यू जो वो निकाल रहे होते हैं, तब वो 4% के हिसाब से इन्फ्लेशन काउंट कर रहे होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हर जगह सेल्स की फील्ड के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर हो या रियल एस्टेट हो या इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, जहां पर भी लाइफ की वैल्यू महंगाई की जहां पर बात आती है, वहां पर 4% एनुअली जो है इन्फ्लेशन माना जाता है। तो हम भी यहाँ पर 4% लेकर चल रहे हैं। तो एक आदमी है जिसकी महीने की इनकम लगभग 70,000 रुपए है, जिसमें से कि वो 50,000 रुपए मंथली उसका एनुअल एक्सपेंस है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। देखिए, बिना इन्फ्लेशन लगाए हमें दिख रहा है कि अगले 20 ईयर्स में उस आदमी का फैमिली मंथली एक्सपेंसेस के लिए कितना खर्च हो जाएगा? 1.2 करोड़। ठीक है, 6 लाख रुपए एक साल का, तो 60 लाख रुपए हो गया 10 साल का, तो 20 साल का कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। ठीक है, ये तब है जब इन्फ्लेशन हमने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, जब हम इसमें ये इन्फ्लेशन ऐड करते जाएंगे साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल, तो ये इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा, वो ये अमाउंट निकल कर आएगा कि 20 साल में लगभग 3.5 करोड़ रुपया इस व्यक्ति का खर्च होगा। कितना? 3.5 करोड़। जब जैसा कि हम बताते हैं ना कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, हम शॉर्ट में बात कर रहे होते हैं कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो 20 साल के बाद अचानक थोड़ी एक रात में बढ़ जाती है, वो साल दर साल, महीने दर महीने थोड़ा 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 बढ़ रही होती है ना। तो उस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आदमी का 20 साल के अंदर जो उसका फैमिली का मंथली एक्सपेंस निकल कर आएगा, 20 साल का तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया निकल कर आएगा। अगर आज की डेट में 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंस है तब। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। और फिर इसके अलावा 20 साल में और भी बहुत सारे खर्चे होंगे। कार लेगा वो व्यक्ति, अब 20 साल के अंदर में कम से कम 2 बार वो कार जरूर लेगा। अगर मान लीजिए एक कार वो आज से 3 साल के बाद लेता है, एक कार 3 साल के बाद में, तो अगले 17 साल वो एक ही कार तो नहीं चलाता रहेगा, 5 साल नहीं तो कम से कम 10 साल 12 साल के बाद वो कार चेंज करेगा। तो 20 साल का टाइम पीरियड इतना बड़ा टाइम पीरियड होता है कि 2 कार तो आई जाती हैं। ठीक है, और 7-8 लाख से नीचे की कार लेगा नहीं एक आदमी जो 70,000 रुपए महीना कमा रहा है। जो आदमी 70,000 रुपए महीना कमा रहा है वो 7-8 लाख से नीचे की कार लेगा नहीं। तो हमने इसके अंदर बहुत मिनिमम कैलकुलेशन के आधार पे 7 लाख की एक कार ली और 8 लाख की दूसरी कार ली, यानी कि कार को खरीदने पे लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट इसमें आपने काउंट करना है। तीसरा पॉइंट, अब कार ली होगी तो कार के पेट्रोल में और सर्विसिंग में भी खर्चा आएगा। तो 20 साल का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 15 लाख रुपए ये पेट्रोल और सर्विसिंग में भी आदमी का खर्च हो गया होगा। कार खरीदने में जितना पैसा खर्च होता है, कार की जो लाइफ होती है उस लाइफ में उतना ही पैसा पेट्रोल का भी खर्च हो जाता है। ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लेकर चलते हैं सभी लोग। ठीक है, पेट्रोल एंड सर्विसिंग में लगभग 15 लाख ये खर्च हो चुका होगा। इसके बाद घर बनाएगा आदमी पूरी लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी भर में वो अपने पिताजी के द्वारा दिए हुए मकान में तो रहेगा नहीं। हर इंसान चाहता है कि भाई मेरे पिताजी से मुझे मकान मिला है तो मैं अपने बच्चे के लिए एक मकान तो छोड़ के जाऊं ठीक ठाक बढ़िया वाला। तो आज की डेट में अगर मकान बनाना हो तो आप लोग भी जानते हैं कि 50 लाख में क्या बनता है 50 लाख में क्या बनता है ना। लेकिन फिर भी हमने 50 लाख ही कैलकुलेट किया यहाँ पर। जब भी आप किसी व्यक्ति की नीड क्रिएट कर रहे हैं, नीड आप उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से आपका डायलॉग होना चाहिए कि सर आप भी जानते हैं कि 50 लाख में क्या बन सकता है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए आपका तकरीबन मकान में लगेगा। और इसके बाद आपका जो है, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो उनके हायर एजुकेशन के ऊपर कम से कम 15-15 लाख रुपए। हम स्कूलिंग एजुकेशन को इसमें काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए हायर एजुकेशन में बच्चे का लगता है। उसकी कोचिंग आ गया, उसके अगर
एमबीबीएस की पढ़ाई आ गई तो एमबीबीएस में तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है, या किसी टॉप क्लास के किसी टॉप लेवल के अगर इंजीनियरिंग में चला गया वहां पर तो कुछ अलग ही हो जाता है। तो अगर बच्चे को एक बढ़िया उच्च शिक्षा देनी है तो उसके लिए इतना इंतजाम तो करना ही पड़ेगा कि 15 लाख रुपए एक बच्चे के लिए, अगर 2 बच्चे हैं तो उसके लिए 30 लाख रुपए आपको जो है ये आपका अलग से आपको इंतजाम करना होगा इसमें। इसके अलावा शादी, 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की शादी में 10 लाख का भी खर्चा है, वैसे तो आज से 20 साल के बाद की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख में शादी निपटाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आज 1 लाख में शादी निपटाना मुश्किल है, तो वैसे आज से 20 साल के बाद 10 लाख में भी शादी निपटाना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्योंकि यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चों की शादी में ऑन एन अप्रोक्स जो है तकरीबन 20 लाख रुपया जो है खर्च होगा। और इसके अलावा फेस्टिवल्स में खर्चा होता है, क्योंकि साल भर के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, और बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल्स आते हैं। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज आती हैं, रिश्तेदारों में बहुतों की शादियां होती हैं, बहुत सारी जगह पर कई बार नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारे मतलब फेस्टिवल के ऊपर साल भर के अंदर 1 लाख रुपया हम मान के चल रहे हैं कि हर साल कम से कम 1 लाख रुपया आपका फेस्टिवल के ऊपर खर्च होता है। ज्यादा ही हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये सारे फेस्टिवल्स के ऊपर 1 लाख रुपया साल के हिसाब से 20 साल में आपका तकरीबन 20 लाख रुपया खर्च होगा। हो सकता है शुरुआत में आज 60-70 हजार हो रहा हो तो, लेकिन महंगाई बढ़ते बढ़ते ये ऑन एन एवरेज 20 लाख तो ये पकड़ के चलो मिनिमम। यानी कि ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, ये जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आएगी 3.5 करोड़ प्लस 15 लाख प्लस 15 लाख प्लस 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख, ये टोटल जो कैलकुलेशन निकल कर आएगी, ये निकल कर आती है तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तकरीबन 5 करोड़ मिनिमम से मिनिमम, यानी कि अगले 20 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए की नीड है, जरूरत है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब जो आदमी 70,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप उसको कैलकुलेट करके देखिए कि सर आपके पास ये इनकम आ रही है आज की डेट में, ये 70,000 रुपए को अगर हम जोड़ दें तो कितना निकल कर आता है, साल का 8,40,000, साल का 8,40,000 यानी कि 10 साल का 84 लाख, यानी कि 20 साल का 1 करोड़ 68 लाख। 20 साल में 1 करोड़ 68 लाख तब है जब आपका 20 साल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा। समझ रहे हैं, इंक्रीमेंट बिना लगे हुए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला तो यहाँ पर छोड़ ही दिया मैंने, है ना। 20 साल में तकरीबन आप ये मान के चलिए कि घर के अंदर अगर 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों का अगर 10-10 हजार का हेल्थ इंश्योरेंस है साल का, तो 20 साल का तकरीबन ये 10 लाख रुपया ये लगने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब नीड कैलकुलेशन में अगले 20 साल में कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर पर्सन की 70,000 पर मंथ भी अर्न कर रहा है तो यानी कि 8.4 लाख एनुअल इनकम हुई, तो 20 साल में बिना इंक्रीमेंट के उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी होगी, 1.68 करोड़। और इंक्रीमेंट अगर लगा दिया जाए तो कितनी इनकम होगी, इंक्रीमेंट लगाकर इसका डबल वो व्यक्ति कमा लेगा। धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगेगा ना, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट लगते हुए उस व्यक्ति का जो इनकम होगी वो लगभग डबल कमा चुका होगा। अगर बिना इंक्रीमेंट के 1.68 करोड़ है तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम बनेगी 20 साल के अंदर वो तकरीबन 3.36 करोड़ बनेगी। इनकम 3.36 करोड़। अब यहां पर क्या है, अब देखिएगा, यानी ये स्पष्ट है कि सिर्फ जॉब करते रहने से, यानी ये स्पष्ट है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आने वाले 20 सालों में बेसिक मंथली एक्सपेंसेस तक कवर करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक मंथली एक्सपेंसेस कितने निकल कर आए, 3.5 करोड़ निकल कर आए। बेसिक मंथली एक्सपेंसेस पे 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और आदमी का इंक्रीमेंट लगने के बाद भी इनकम कितनी बन रही है, लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपए। ठीक है,
यानी तभी ये बोला गया कि यानी ये स्पष्ट है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आने वाले 20 सालों में बेसिक मंथली एक्सपेंसेस तक कवर करना मुश्किल है। तो हम अपनी जो बाकी की जरूरतें जो हमने लिखी वहां पर क्या लिखा, कार लिखा, हमने पेट्रोल लिखा, और हमने घर बनाने के लिए जो खर्चा लगना था वो घर का खर्चा भी लिखा, हमने बच्चों की एजुकेशन का भी लिखा, बच्चों की शादी का भी लिखा, हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिखा। वो जो बाकी जो एक्सपेंसेस है वो कहां से कवर होंगे भाई? इतने इनकम से जो सैलरी पे हम आज काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट लगाने के बाद भी आज से 20 साल के बाद की जो स्थिति है वो ऐसी समझ में आ रही है कि भाई मंथली डेली एक्सपेंसेस तक कवर करना मुश्किल है, तो फिर बाकी की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे? गैप आ गया ना। जरूरत 5 करोड़ की है और अपने पास 3 करोड़ 36 लाख ही है। जरूरत 5 करोड़ की है और हमारे पास आ कितना रहा है? पूरी जिंदगी भर अगले 20 साल लगातार जॉब करने के बाद कितना आ रहा है हमारे हाथ में? 3 करोड़ 36 लाख। और जरूरत कितनी है? 5 करोड़। तो ये जो गैप आ गया, ये गैप कैसे फिल होगा? बस हमारी जरूरतें और हमारी आमदनी, इन दोनों के बीच में जो बड़ा सा गैप हमें दिखाई दे रहा है, सर इसी गैप को फिल करने के लिए हमें आज इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम विकल्प के तौर पे शुरू करने की आवश्यकता है। इसी गैप को फिल करने के लिए आपने बताना है कि सर आज आपको ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये गैप फिल करना है सर। ये गैप फिल करेंगे तभी आपकी जो बाकी सारी जरूरतें हैं वो सारा आपका जो लाइफ एकदम बढ़िया स्मूथ हो पाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी आप चल रहे हो उस हिसाब से कुछ सेविंग कर पाना तो बहुत दूर की बात है, जरूरतें तो पूरी नहीं हो पाएंगी। सेविंग करना तो बहुत दूर की बात रही। आपको आज लग रहा है कि मैं सेव कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। सेव करते रहने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है ना? बचा बचा के कितना बचा लेंगे सर? ये डिफरेंस क्रिएट करना, ये गैप समझाना जरूरी है कि सर 20 साल में जरूरतें क्या होंगी आपकी और उसके हिसाब से आ कितना रहा है। और इस गैप को फिल करने के लिए ही हमको विकल्प के तौर पे इस बिजनेस को करने की आवश्यकता है। ये है कैलकुलेशन नीड की। ये कैलकुलेशन आप जिस भी इंसान को तरीके से समझाओगे ना, क्योंकि हर इंसान चाहे वो 50,000 कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है, उसको अंतर मन में ये एहसास हो रहा होता है कि मुझे अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। उसके अंतर मन में ये चीजें चल रही होती हैं, लेकिन उसको पिक्चर क्लियर नहीं होती कि मुझे एक्चुअल में कितनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है और कितना मुझे गेन करने की जरूरत है, कितना मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत है कि मेरा भविष्य स्मूथ रहे। ये क्लियर पिक्चर उसको दिखाना जरूरी है। दैट्स वाई ये नीड वाला जो टूल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। जब आप रियल में इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखो सीधा इस टूल को सीधा मार्केट में लेके मत उतर जाना। एक दो बार ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार अपने टीम के साथ में, अपने साथ के किसी एसोसिएट के साथ में बैठ के आपस में कि भाई मैं तुमको नीड क्लियर करता हूं और आप मेरे को नीड क्लियर करो। तो ये एक प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि नीड आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एक दो बातें आपने समझनी है, एक दो बातें आपको बहुत दिमाग में रखनी है कि आम इंसान की टेंडेंसी क्या है। वो जितना कमा रहा होता है उस कमाई का वो लगभग 20 से 25% से ज्यादा सेव नहीं कर रहा होता। एक आम इंसान की टेंडेंसी क्या है कि एक आम इंसान जो फैमिली वाला इंसान है वो जितना कमा रहा होता है ना, उस कमाई का 20 से 25% से ज्यादा सेव नहीं कर रहा होता। यानी कि 75%, अपनी कमाई का लगभग 75% वो खर्च कर देता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के आधार पे हमने यहाँ पर 70,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति का हमने 50,000 का एक्सपेंसेस के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना? क्योंकि 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000 और उसका लगभग 28-29% निकल कर आता है 20,000, है ना? क्योंकि 30% में तो 21,000 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 20,000 माइनस करा है, तो हमने उसी हिसाब से कैलकुलेट करा है। हमने फिर भी ज्यादा कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो है 20 इयर्स का जो है ये नीड कैलकुलेशन है। ये आपने समझाना है अपने प्रोस्पेक्ट को। आपके प्रोस्पेक्ट को जिसको भी आपने तरीके से समझा दिया ना, वो आदमी आपके साथ बिजनेस 100% ज्वाइन करेगा। क्योंकि आपने इस टूल के सपोर्टिंग में आज भी वही काम करना है जो आपने कल किया था। इस टूल के सपोर्ट में आपने जब बोला कि सर ये बिजनेस बीच में ये बिजनेस हमको करना इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस
आपका ये जो गैप है इसको फिल करेगा। और फिर आपने जो कल वाला टूल था उसी टूल को आपने जो है, जो सेकंड पार्ट था उस टूल का, वो आपने यहाँ पर रखना है। 4 इयर्स वाली जो बात करी थी हमने, वो 4 ईयर वाली कहानी आप आज आपने फिर से उस व्यक्ति को सुना देनी है। और आप आज आपने क्या बोलना है, 4 इयर्स पार्ट टाइम पोटेंशियल बोलना है इसको। कल हमने क्या बोला था, 4 इयर्स वर्किंग स्ट्रेटजी कल हमने बोला था। और आज हम इसे क्या बोल के सामने रख रहे हैं कि सर ये 4 इयर्स का पार्ट टाइम पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है ना, वो इस बिजनेस को शुरुआत में पार्ट टाइम में ही उतरने वाला है, वो एकदम से फुल टाइम नहीं उतरने वाला है। वो 70,000 रुपये महीना कमा रहा है आज की डेट में, वो एकदम से फुल टाइम नहीं आएगा। तो हमने टूल का नाम चेंज कर देना है। हमने उसके सामने जो है अपने राइटिंग पैड में लिखना है कि सर मैं आपको 4 इयर्स पार्ट टाइम पोटेंशियल बताता हूँ। पार्ट टाइम में 4 इयर्स में इस बिजनेस में क्या किया जा सकता है। और वही सेम सवाल आपने कल की तरह पूछना है कि सर मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तो उसमें कितने गेस्ट आए थे। या अगर अनमैरिड व्यक्ति है सामने तो क्या पूछना होता है कि सर शादी होगी तो कितनों को बुलाने वाले हो। तो लोग बोलते हैं 200, 400, 500, 700, 800 जो भी बोलेगा। फिर आपने एक फैक्ट रखना है कि सर फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है सर कि एक एवरेज पर्सन जिसकी एज 21 साल या उससे ज्यादा होती है वो कम से कम 100 लोगों को जरूर जानता है। ये फैक्ट है सर। उसका सोशल सर्किल में कम से कम 100 लोग जरूर होते हैं। और इन्हीं 100 लोगों को जब हम बताने के लिए जाते हैं तो सर क्या लगता है, इन 100 लोगों को अगर हम इस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे तो कितने समय में हम दे सकते हैं। अगर हम 5 लोगों को पर डे अगर हम जानकारी देंगे तो अगले 20 दिन में हम 100 लोगों को जानकारी दे देंगे। अगर हम 4 लोगों को एक दिन में जानकारी देते हैं तो अगले 25 दिन में हम 100 लोगों को जानकारी दे देंगे। अगर 3 लोगों को हम एक दिन में जानकारी देते हैं तो अगले 35-36 दिन में हम 100 लोगों को जानकारी दे देंगे। अगर 2 लोगों को हम एक दिन में जानकारी दे रहे हैं तो अगले 50 दिन में हम 100 लोगों को जानकारी दे देंगे। अगर हम पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हुए एक दिन में अगर सिर्फ एक आदमी को भी बताते हैं तो भी अगले 100 दिन में हम 100 लोगों को कवर कर लेंगे। लेकिन फिर सर 100 दिन का मतलब होता है 3.5 महीना। फिर मैं सर आपसे पूछता हूं कि सर 3.5 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, क्या हम 6 महीने में 100 लोगों को बता सकते हैं क्या सर? तो सामने वाला बोलेगा यस। फिर आपने बोलना है कि सर चलो ठीक है 6 महीना भी नहीं, क्या साल भर में 100 लोगों को बताया जा सकता है? ये तो आसान है ना सर। तो सामने वाला बोलेगा अरे हाँ सर ये तो इतना आसान है, क्या बताएं सर, बहुत ही आसान है। सर ये आसान है ना? हाँ सर आसान है। तो देखिए सर अगर इसी हिसाब से हम काम करते हैं तो अगले 4 साल में क्या होने वाला है। और फिर वही जो आपको कल समझाया गया था वो चीज आपने समझा देनी है कि सर पहले साल में 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे। 100 में से एवरेज के नियम के अनुसार में 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। फिर ये 10 लोग सेकंड ईयर में इन 10 लोगों के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट होती है। ये 10 लोग भी 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो सामने वाला आपसे कह सकता है कि सर जरूरी थोड़ी है कि 10 के 10 लोग 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो आपने काउंटर में ये बात बोलनी है कि सर बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग 100 लोगों को एक साल में प्लान दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस 10 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने में ही 100 लोगों को प्लान दिखा देंगे। और इन 10 में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो शायद पूरे साल भर में भी 100 लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे। लेकिन हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। हम क्या एवरेज लेकर चलते हैं कि 10 लोगों ने 100 लोगों को प्लान दिखाया पूरे साल भर के अंदर। और इन 10 लोगों के साथ भी पूरे साल भर में 10-10 ही लोग आए, आपकी टीम बन गई 100 लोगों की। अब ये 100 लोग भी तीसरे साल में काम करते हैं और तीसरे साल में ये 100 लोग भी पूरे साल भर में 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं। और इनके साथ भी 100 में से सिर्फ 10 लोग आते हैं, आपकी टीम बनती है 1000 लोगों की। और चौथे साल में ये 1000 लोग जब 100 लोगों को पूरे साल भर में प्लान दिखाते हैं तो इन 1000 लोगों के साथ भी 10-10 ही लोग आते हैं, आपकी टीम बनती है 10,000 लोगों की। और 10,000 लोगों की टीम पर जब आपकी इस बिजनेस में बन जाती है तो आपकी यहाँ से टोटल इनकम इतनी आपकी टोटल इनकम यहाँ से बनती है। और आपकी मंथली इनकम उस समय इस बिजनेस से इतनी पहुंच जाती है, जिससे कि आपको यहाँ से ऐसी इनकम आने लग जाएगी कि आपका सिर्फ ये गैप ही फिल नहीं होगा, बल्कि आपके पास इतनी ज्यादा इनकम आ जाएगी कि ये गैप फिल होने के बाद भी आपके पास में बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा, अपने जो रिटायर्ड लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा मौजूद रहेगा। ये आपको समझाना है। सो दिस इज टूल। ये टूल क्लियर हुआ आप लोगों को? ये समझ में आया कैसे समझाना है? ये क्लियर हो गया क्या सर?
ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर क्लियर हो गया आप लोगों को तो लाइक का बटन तो दबा दीजिए। आप लोग लाइक का बटन दबाने में कंजूसी करते हैं सभी लोग। अभी 396 लोग सेशन में हैं, मुझे 400 प्लस तो दिखाई देने चाहिए लाइक के बटन में। चलिए, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से हम इन सवालों का जवाब हम दे पाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल हैं, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक सवाल हमारे सामने बार बार आता है कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी को ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति सफल हो ही जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है सर? कोई गारंटी है क्या जो भी ज्वाइन करेगा वो सफल हो ही जाएगा? तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने एक जो रटा रटाया डायलॉग है वो आपने बोलना है। ठीक है, रटा रटाया डायलॉग कि सर लोगों के मन में ऐसा सवाल आना स्वाभाविक है, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि गारंटी देने वाले इंसान की तो खुद की भी कोई गारंटी नहीं होती है, वो इस बिजनेस की क्या गारंटी लेगा? ठीक है, और फिर आपने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करना है। सर इस मामले में मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस में सफल हर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सफल होगा वही जो सफलता के लिए तैयार होगा। सही दृष्टिकोण अपनाना होगा सर आपको, और विश्वास करना होगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में सर ऐसा कुछ पहले कभी किसी ने नहीं किया है। ये काम तो आपसे पहले भी हजारों लोग कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नया तो करना नहीं है यहां पर। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है कि सर आपने नया नहीं करना है, इस टाइप के काम को पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं, और आपको जो है इस बात को, जब सामने वाला कह रहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपके हर व्यक्ति सफल हो ही जाएगा, सर गारंटी किसी चीज की नहीं होती है ना। गारंटी तो उस इंसान की भी नहीं है जो आपको गारंटी दे रहा है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर यह बात तय है कि हर इंसान इस बिजनेस में सफल हो सकता है। हर इंसान इस बिजनेस में सफल हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमें कुछ नया काम नहीं करना है। अगर कुछ नया काम करना होता, कुछ ऐसा काम करना होता जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है, तो शायद डाउट होता कि कोई इंसान यहाँ पर सफल हो भी सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें वो काम करने होते हैं जो काम ऑलरेडी बहुत सारे लोग करके सफल हो चुके हैं और आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें नया तो कुछ करना नहीं है। तो जो आदमी सिस्टम को फॉलो करेगा, जो सफलता के लिए तैयार होगा, वो आदमी यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, और जो लापरवाह होगा, सक्सेस के लिए तैयार नहीं होगा, वो सर नहीं हो पाएगा। ये क्लियर जवाब है? ठीक है, इसके बाद अगला सवाल क्या आता है हमारे सामने? अगला सवाल आता है हमारे सामने कि सर इस बिजनेस के बारे में मेरे आसपास के लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये बेकार का बिजनेस है, यहां कुछ हासिल नहीं होता, ऐसी कंपनीज भाग जाती हैं। अभी क्या है, अभी इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है, देखो यहां पर सिचुएशन को समझना। इस क्वेश्चन के अंदर ये आदमी तो पॉजिटिव है, करना चाह रहा है, लेकिन इसके आसपास के लोग इसको नेगेटिव कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि सर इस बिजनेस के बारे में मेरे आसपास के लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये बेकार बिजनेस है, यहाँ कुछ हासिल नहीं होता, ऐसी कंपनीज भाग जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी तो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, थोड़ा बहुत मन बना रहा है, लेकिन इसके आसपास के लोग जो है इसका मोरल डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने कैसे हैंडल करना है कि सर लोग आपको इस तरह की बातें करते हैं, तो ये बहुत ऐसे कोई स्पेशल बात नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, उनके आसपास कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरे आसपास भी सर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बातें मुझे परेशान कर देती थी। जैसे इन लोगों की बातें आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी कुछ लोगों की बातें सर मुझको भी परेशान कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि हमें ऐसी बातें करके भ्रमित करने की कोशिश सिर्फ वही लोग कर रहे होते हैं जो एक्चुअली खुद भ्रमित होते हैं। क्या समझ में आया मुझे? सर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि हमें इस तरह की बातें हमसे करके जो हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो लोग एक्चुअल में वही होते हैं जो खुद भ्रमित होते हैं। उन्हें अपनी लाइफ का कुछ पता नहीं और वो हमें भ्रमित करने लग जाते हैं। ठीक है, हमें सर एक्चुअली इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है।
हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए सर कि क्या बोला जा रहा है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण ये देखना है कि बोल कौन रहा है। आप समझ रहे हैं? हमें एक्चुअली इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण ये देखना है कि बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है। ये जो बोल रहा है, ये जो आदमी मुझे बोल रहा है ऐसा, ये है कौन? बोल तो कोई भी कुछ भी सकता है ना, किसी भी चीज के बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं वो अपनी खुद की सोच के हिसाब से बोल रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सामने वाले की सोच सही ही हो। समझ में आ गया? हमें क्या समझना चाहिए? हमें यह समझना चाहिए कि लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, और वो जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो अपनी खुद की सोच के हिसाब से बोल रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सामने वाले की सोच सही ही हो। यह आपको डायलॉग मारना है। इसके बाद चौथा डायलॉग। सर आपके सवाल से मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि एक बार 4 अंधे थे, वो हाथी देखने गए। वो देख नहीं सकते थे तो उन्होंने हाथी को हाथ से छू के फील करने की कोशिश की कि हाथी दिखता कैसा होगा। पहले अंधे के हाथ में हाथी की सूंड आ गई तो उसे लगा कि हाथी पेड़ की डाली जैसा होता है। दूसरे अंधे के हाथ में हाथी का पैर आ गया तो उसे लगा कि हाथी खंबे जैसा होता है। तीसरे अंधे का हाथ हाथी के शरीर पे लगा तो उसे लगा कि हाथी एक दीवार के जैसा होता है। और चौथे हाथी के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई। चौथे आदमी की हाथ में, चौथा जो अंधा था उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई तो उसे लगा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। अब अगर इनमें से कोई अंधा आपके पास आता है और आपके पास आकर बोलता है कि हाथी तो पेड़ की डाली जैसा होता है या हाथी तो खंबे जैसा होता है, तो क्या सर आप उनकी बात मानेंगे? मानेंगे क्या सर आप उनकी बात? नहीं ना। अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो आप भी सर उन्हीं की कैटेगरी यानी अंधों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते होंगे सर, है ना? आपकी समस्या के समाधान के यहां पर सर 2 रास्ते निकल कर आते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। 2 रास्ते निकल कर आते हैं सर यहां पर। पॉइंट नंबर 1 कि पहला कि आप उस व्यक्ति से सलाह लें जिसने रियल में अपनी आंखों से हाथी देखा है। वही आदमी आपको बता सकता है कि हाथी कैसा है। यानी वो लोग जो इस बिजनेस को गहराई से समझते हैं और सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप सलाह उन व्यक्तियों से लीजिए कि ये सवाल कैसा है सर, ठीक है, कि ये बिजनेस कैसा है। और पॉइंट नंबर 2 सर, और दूसरा रास्ता है कि भगवान ने आपको भी सर सक्षम बनाया है ना, तो आप खुद जाके हाथी देख लीजिए। जरूरी है क्या किसी और की बातें सुनना? आप खुद जाके हाथी देख लीजिए, यानी इस बिजनेस को ज्वाइन करके काम स्टार्ट कीजिए। ट्रेनिंग मीटिंग्स में आइए, इस बिजनेस को करने का सही तरीका सीखिए और सर सफल हो जाइए। सिंपल है ना? तो इतना सिंपल तरीके से आपने बातें करनी है। ये जो बातें हैं ना, जब आप शुरुआत में इन डायलॉग्स को, ये जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, जब आप इनको एज इट इज शुरुआत में याद करेंगे, रटेंगे ना सर, तो क्या होगा कि शुरुआत में आपको रटने में थोड़ा मेहनत लगेगी और शुरुआत में 1-2 जगह पर जब आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाए। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इन सवालों का जवाब देते देते कुछ फॉलोअप्स आपके निकलेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई बूस्टअप होगा कि फिर आपको ना इन सवालों को अपने शब्दों में पिरोकर इनका जवाब देना आ जाएगा। और फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि सामने वाला, आप जवाब वही दे रहे होंगे जो आपने सीखा है, लेकिन जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आपको इस बिजनेस के अंदर में चमत्कार दिखेगा। आपके फॉलोअप के अंदर आपको रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हुए दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सर मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस को करके छोड़ चुके हैं। सर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस को करके छोड़ चुके हैं। कैसे जवाब देना है? देखिए सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से देखा तो मुझे सच्चाई पता चली। सर बहुत से लोग इस बिजनेस को छोड़ जरूर देते हैं, पर सिर्फ ज्वाइन करके।
बिना काम किए ही छोड़ देते हैं। क्या है सच्चाई? क्या है सच्चाई? ये है कि सर बहुत से लोग इस बिजनेस को छोड़ जरूर देते हैं, पर सिर्फ ज्वाइन करके बिना काम किए ही छोड़ देते हैं। वो काम करते नहीं, काम करे बिना ही इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है देखिए सर, स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 50% लोग पहले 3 महीने में ही ये बिजनेस छोड़ देते हैं सर, ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और उनमें से अधिकतर लोग बिना किसी से बात किए ही, यानी कि एक भी बंदे को बताए बिना, एक भी पर्सन से बात किए बिना ही ये बिजनेस छोड़ देते हैं। ये है सच्चाई। समझ में आ गया? स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 50% लोग पहले 3 महीने में ही ये बिजनेस छोड़ देते हैं, और उनमें से अधिकतर लोग बिना किसी से बात किए ही ये बिजनेस छोड़ देते हैं। ये है सच्चाई। काम करके थोड़ी छोड़ा उन्होंने तो सिर्फ ज्वाइन करके ही छोड़ दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सर आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों को सर जानते होंगे ना जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो क्या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बंद कर देना चाहिए या मेडिकल कॉलेज में ताला लगा देना चाहिए? नहीं ना। क्या करना चाहिए? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किसके संपर्क में आएंगे सर? जो फेल हो गया है उसके संपर्क में जाएंगे या जो पास हो गया है उससे संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे सर आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो? देखिए सर, आप तक आने से पहले ये बिजनेस ऑलरेडी पूरे देश के हर राज्य और हर शहर में सक्सेसफुली चल रहा है। ये बताइए उनको कि सर आप तक ये बिजनेस आने से पहले ये बिजनेस ऑलरेडी पूरे देश में, हर राज्य में, हर शहर में सक्सेसफुली चल रहा है और कई वर्षों तक आगे चलता भी रहेगा। ये चुनौतीपूर्ण पर आसान काम है सर, जिसे सीख कर आसानी से किया जा सकता है। आप ही के जैसे बैकग्राउंड के बहुत से लोग आज भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप भी सर इस बिजनेस को कर सकते हैं। असफल लोगों से नहीं बल्कि सफल लोगों से शिक्षा लीजिए सर, सफल लोगों से शिक्षा लीजिए, ये बोलना है आपने उनको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोग बोलते हैं सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लालच बुरी बला है। क्या बोलते हैं कि सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लालच बुरी बला है। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और आज के सेशन को इस क्वेश्चन के बाद में हम कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि सर पैसा, मेरा मानना है कि एक पावर की तरह होता है। क्या होता है? पैसा। मेरा मानना है सर कि पैसा एक पावर होता है, और कोई भी पावर जब भी किसी भी इंसान के हाथ में आती है तो ये उस व्यक्ति के स्वभाव पे निर्भर करता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। समझ में आया? देखिए, जब आदमी आपसे बोल रहा है कि सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लालच बुरी बला होती है, तो आपका जवाब, आपका ओपनिंग डायलॉग क्या होना चाहिए? सर पैसा का, मेरा मानना है कि पैसा एक पावर होता है, और कोई भी पावर जब किसी भी इंसान के हाथ में आती है तो ये उस व्यक्ति के स्वभाव पे निर्भर करता है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है। कुछ लोग पैसा आने के बाद बुरे बन जाते हैं, गलत आदतों, गलत कामों में उस पैसे को लगाने लगते हैं, और कुछ लोग पैसा आने के बाद और ज्यादा उदार बन जाते हैं, पैसे को अपने परिवार की भलाई और दूसरों की भलाई में लगाने लगते हैं। यानी पैसा एक्चुअली पानी की तरह होता है सर, पानी की तरह होता है। दूध में मिलाओ तो दूध के रंग का हो जाता है, और शराब में मिलाओ तो शराब के रंग का हो जाता है। मैं मानता हूं सर पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, मानता हूं सर इस बात को कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से असुविधाओं को कम जरूर किया जा सकता है। असुविधाओं को कम किया जा सकता है ना सर, थोड़ा सा सुविधापूर्ण जीवन जिया जा सकता है पैसे से। और सर मैं आपको यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अधिक पैसा कमाने के लिए काम करना लालच नहीं कहलाता। मैं आपको सर यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अधिक पैसा कमाने के लिए काम करना लालच नहीं कहलाता। लालच का मतलब होता है पैसे या किसी वस्तु को गलत
या अनैतिक तरीके से हासिल करने का प्रयास या इच्छा। लालच का क्या मतलब होता है? जितने भी लोगों को लालच की डेफिनेशन नहीं पता होगी वो नोट कर लेना। लालच का मतलब क्या होता है? लालच का मतलब होता है पैसे या किसी वस्तु को गलत या अनैतिक तरीके से हासिल करने का प्रयास या इच्छा। ये दोनों ही चीजों को, प्रयास कर रहा हो आदमी या इच्छा कर रहा हो, उसको लालच कहा जाता है। ठीक है। और जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो सर इस बिजनेस में कुछ भी अनैतिक या गलत नहीं है। हम सभी यहां ईमानदारी से मेहनत करते हैं तब पैसा मिलता है। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो किसी भी लिहाज से इसे लालच नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो जो आदमी कहता है ना कि लालच बुरी बला है, ये तो लालची लोगों का बिजनेस है, तो उसको समझाइए, लालच की डेफिनेशन बताइए उस व्यक्ति को कि सर लालच एक्चुअल में कहा कैसे जाता है। ठीक है। सो ये आज का ट्रेनिंग सेशन, आज के ट्रेनिंग सेशन में इतना ही है। और आज हमने क्या बात करी? आज हमने सबसे पहले क्या बात करी? हमने बात करी संगत के बारे में, संगत कैसे सही करनी है। फिर हमने संगत के अंदर में ही हमने जो है फिजिकल एसोसिएशन और वर्चुअल एसोसिएशन की बात करी। फिर हमने 20 साल की जो नीड क्रिएट करनी है, जो नीड निकालनी है, कैसे निकाली जाती है आने वाले 20 सालों की नीड किसी भी इंसान की, उसका हमने कैलकुलेशन करके दिखाया आपको। बीच में जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को कैसे फिल करना है उसके बारे में बताया है। ठीक है। फिर हमने कुछ जो बेसिक सवाल थे उनके ऊपर आज के सेशन में बात करी है। ठीक है। अब हम इसके आगे का जो सेशन है वो कल कवर करेंगे। अभी देखो दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी कवर करने बाकी है। तो हो सकता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 की जगह 5 सेशन में खींचे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है कि हो सकता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 क्लासेस हो जाएं। ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा, मैं भी रेडी हूं, आप लोग भी रेडी रहिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों कल सुबह एमएलएम का सत्संग में सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।